जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों समझ लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पेपर आपके लिए बनकर तैयार हो चुका है और बनकर तैयार होकर साथियों आपके सामने यहां पर ओपन कर दिया गया है। तो अगर साथियों वाकई में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं तो क्या आपका स्कोर रहता है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, देखिएगा साथियों। और मैं आपसे कहूंगा इस क्लास में कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तैयारी को अपने साथियों तगड़ी करने के लिए इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो या साथियों यूपी जीके हो, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, बताइए। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था साथियों? प्रिय प्रवास था। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था, इसके लेखक कौन है साथियों? तो अयोध्या सिंह हरिऔध की अगर बात करते हैं, अयोध्या सिंह हरिऔध की बात करते हैं तो ये खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के लेखक हैं, यानी कि प्रिय प्रवास के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, वह कौन खड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं, जिसमें से 4 भेद आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जब साथियों कौन की या बात करते हैं क्या की, ये 2 शब्द साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो यह और वह शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में साथियों कोई और कुछ शब्द आते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम लोग, आप, ऐसे करके शब्द आते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं साथियों उनको तो क्रिया विशेषण कहा जाएगा, इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, मोहन बाजार की ओर गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, समुच्चय बोधक है या सर्वनाम? देखिए समुच्चय बोधक और सर्वनाम नहीं हो सकते, ये एक तरीके से साथियों इस क्रिया की विशेषता बताए जा रहे हैं कि बाजार की ओर गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक तरीके से अगर बात करते हैं ना साथियों तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइए। यानी कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, बताइए। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, तो इसमें तो बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहां पर साथियों सही नहीं लग रहा है, तो सही नहीं लग रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए कि तेरे को, देखिए तेरे को, मेरे को जैसे शब्द आए ना तो तुरंत उन शब्दों को, उन वाक्यों को एक तरीके से कट कर दो, वो वाक्य आपके गलत ही होते हैं। उसके बाद देखिए, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जैसे कि मित्रता है, दोस्ती है, दुश्मनी है, या बुढ़ापा है, जवानी है, या थकावट, ये सारे के सारे शब्द साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लिखाई शब्द की भाववाचक क्या होगी, सॉरी लिखना शब्द की भाववाचक क्या होगी, तो लिखाई होगी, यानी कि लिखाई ही साथियों लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो अव्यय दो पदों या दो पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको साथियों क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है साथियों? समुच्चय बोधक उनको कहा जाता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग साथियों क्या हो सकता है, बताइए। देखिए बहुत आसान सा है, बेटा का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बेटी हो जाएगा, ठीक है ना। लड़का का लड़की हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? देखिए प्रिय विषय हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल, यानी कि विषय की इस शब्द ने विशेषता बता दी तो ये आपका प्रिय विशेषण हो जाएगा। प्रिय कवि भी कह सकते हैं, प्रिय मिस्त्री भी कह सकते हैं, लेकिन प्रिय बैरी थोड़ी ना कहोगे। ये थोड़ी ना कहोगे ये मेरा सबसे मनपसंद साथी हो, प्रिय मेरा बैरी है, दुश्मन है, ऐसा नहीं होता। ये गलत लग रहा है कुल मिला के, तो गलत लग रहा है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों
या और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं साथियों, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। राइट आंसर जिनका यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही है। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए साथियों। देखिए अंक की अगर बात करें तो अंक को संख्या भी कह सकते हैं और गोद भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर जिनका यहाँ पर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, साक्षर शब्द की अगर बात करें तो इसका विलोम क्या हो सकता है बताइए। तो साक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। सही जवाब जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे साथियों बताइए। तो आप उसके अंत में साथियों क्या लिखेंगे? उसके मकान का नंबर, उसकी गली अथवा सड़क का नाम, केवल उसके शहर का नाम या उसके शहर का नाम और पिन कोड। तो बिल्कुल साथियों शहर का नाम और उसका पिन कोड लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। इसमें अगर बात करते हैं साथियों, जो रेखांकित शब्द यानी कि अंधेरा है, इसका विलोम क्या होगा सतह बताइए। तो बहुत आसान सा है, अंधेरे का विलोम क्या होगा? उजाला होगा। राइट आंसर जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों कि वह टमटम डॉट 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 घर वापस जा रहा है, यानी कि उसके बाद खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा बताइए। वह टमटम से घर वापस जा रही है, वह टमटम द्वारा घर वापस जा रही है, वह टमटम का या ने। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। खून खौलना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या होता है? बहुत क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, क्रोध रोक न सकना या आंखें लाल हो जाना। तो मैं कहूंगा साथियों बहुत गुस्सा आना यानी कि बहुत क्रोध आना ही खून खौलने मुहावरे का मतलब है। उसके बाद देखिए, मदर टेरेसा डॉट 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 संसार भर में फैला हुआ है। तो मदर टेरेसा का क्या समाचार संसार भर में फैला है? मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है या प्रभाव या साथियों प्रेम? तो मैं कहूंगा साथियों पूरा वाक्य आपको इस शब्द को यहाँ पे लगाने से आएगा, यानी कि मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित वाक्यों में किस अंश में आपको साथियों त्रुटि देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले थे। अब यहाँ पर कहां पर त्रुटि है साथियों बताइए। देखिए, मैं आज सुबह आपके, तो एक बार तो यहाँ पर आपके आ गया, आपके घर गया था, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, किंतु तुम घर पर नहीं थे। एक बार आपका इस्तेमाल करो फिर एकदम से तुम का इस्तेमाल करने लगे, तो कुल मिला के आपका ही यहाँ पर करना चाहिए था, तुम का नहीं करना चाहिए था। तो त्रुटि कहां पर होगी? जहां पर तुम लिखा होगा, और तुम कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यहां पर त्रुटि है और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से शुद्ध कौन सा वाक्य है बताइए। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, ठीक है ना। तो मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, या ठीक है ना, या मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। चलिए, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध लग रहा है, तो मुझे तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी में है कि अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। बाकी कहीं ना कहीं साथियों तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि मुझे लगी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं बिल्कुल, जिसमें से 3 समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, जो समानार्थी नहीं है उसका आपको बताना है क्या होगा। देखिए, चुस्त को अगर बात करें स्फूर्त भी कह सकते हैं, सजग भी कह सकते हैं चुस्त को, लेकिन सतत नहीं कहते। तो कुल मिला के सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा और यही आपका सही जवाब है। यहां पर भी वही चीज होगी कि 3 तो एक तरीके से एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन एक इसमें से साथियों अलग है। अब जो अलग है ना साथियों, वही आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अलग है। अब देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, ध्वंस है, नाश है, क्षय है, एक तरीके से सब ये एक दूसरे के हैं, शब्द के समानार्थी है, लेकिन निर्माण एक अलग शब्द हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से विलोम है आपस में। निर्देश यहाँ पर साथियों लिखे हुए हैं कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में ABCD अक्षरांक में 4 शब्द दिए गए, बिल्कुल 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक में वर्तनी संबंधित त्रुटि हो सकती है, यानी कि 3 शब्द सही हैं, एक शब्द में वर्तनी में त्रुटि है, उस शब्द का आपको साथियों चयन करना है। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें एक गलत शब्द है वो बताइए। देखिए, सम्मति की अगर बात करें ऐसा ही
लिखा जाता है, सम्मति बिल्कुल साथियों ऐसे लिखा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें अशुद्ध ऐसे लिख सकते हैं, अप्रयुक्त ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है साथियों। अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों कौन सा शब्द गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अभियुक्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इष्टतम की अगर बात करें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये अपूर्ति लिखा हुआ है साथियों। क्या अपूर्ति लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है, अपूरी थोड़ी ना होता है। उसके अलावा उपस्थित बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो त्रुटि जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए इसमें से आपको एक सही शब्द बताना है। बताइए किफायत बिल्कुल सही, परिस्थिति बिल्कुल सही, संतुलित साथियों बिल्कुल सही, असिंचित लिखा हुआ है, बल्कि होता क्या असिंचित होता है। तो कुल मिला के इसमें आपकी त्रुटि होगी, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है साथियों, बताइए। देखिए नरेंद्र की अगर बात करते हैं तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर बात करते हैं साथियों क्या, अतः, इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा, अतः धन एव। तो कुल मिला के अगर बात करें विसर्ग संधि किसमें होगी, ऑप्शन नंबर ए वाले में होगी। तरणी का पर्यायवाची शब्द साथियों क्या होगा, बताइए। तो तरणी का पर्यायवाची जो होगा वो साथियों सूर्य होगा। क्या होगा साथियों, सूर्य होगा। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं क्या कहेंगे, तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो जितेंद्रिय होना चाहिए। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे साथियों, जितेंद्रिय कहेंगे। सज्जन शब्द की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास है, बताइए। तो सज्जन की अगर बात करें साथियों इसमें आपका कर्मधारय समास है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद कहते हैं तो सत धनजन हो जाएगा। ये के बाद देखिए रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए। देखिए रंगीला की अगर बात करें साथियों तो जो प्रत्यय आएगा वो ईला आएगा। क्या आएगा साथियों, ईला आएगा। इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, बताइए। तो व्यंजन संधि साथियों आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है, तो बताइए। सप्तर्षि में है, ठीक है, सप्तऋषि में है, ये निराधार में है, सत्कार में, हिमालय में। तो कुल मिला के सत्कार शब्द की जब बात करते हैं तो इसमें साथियों आपकी व्यंजन संधि है और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं साथियों, बताइए। तो कुंडलिया छंद की अगर साथियों बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं साथियों, 6 चरण होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है साथियों वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो मैं आपको कई बार बतला चुका हूं साथियों। बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की हो रही है, तो वहां पर तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। कहां राजा भोज और कहां गंगुतेली, इस लोकोक्ति का मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर आपका यानी कि विशिष्ट और सामान्य की व्यक्ति की तुलना करना ही कहलाया जाता है राजा भोज। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन सा। देखिए ग्राम भी आपका तत्सम है, अश्रु भी आपका तत्सम है, सूर भी आपका तत्सम है, लेकिन माता शब्द की अगर बात करें तो ये एक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए हिंदी का पहला पत्र साथियों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, बताइए। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो उदंड मार्तंड इसका नाम है और ये हिंदी का साथियों पहला समाचार पहला पत्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। तो अब एक तरीके से अगर बात करें करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखेंगे। उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है करंट अफेयर के। देखिए शगुन वेब पोर्टल किस योजना की निगरानी का कार्य करेगा, तो एक योजना है साथियों जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना की जब हम बात करते हैं ना साथियों, तो इस योजना की अगर बात करें तो जो शगुन वेब पोर्टल है ये सर्व शिक्षा अभियान योजना की निगरानी करेगा। राइट आंसर आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है, बताइए साथियों। तो दी है और ये कब दी गई थी साथियों, फरवरी 2024 में दी गई थी। ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि ईरान देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मधुकर गुप्ता समिति का संबंध साथियों किससे है, तो इसका संबंध किससे है, मधुकर गुप्ता समिति का संबंध सीमा सुरक्षा से है। राइट आंसर आपका सी के साथ। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने TOI 715 नामक ग्रह की खोज की है साथियों, तो कहां की अगर बात करें तो साथियों नासा के वैज्ञानिकों ने, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने TOI 715
नामक ग्रह की खोज की है? आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए एक पुस्तक है साथियों इम्परफेक्ट, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो संजय मांजरेकर की अगर बात करते हैं साथियों तो ये इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक है। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के मध्य बिजली सहित कई समझौतों पर जनवरी 2024 में हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहां पर अगर बात करें साथियों नेपाल आपका सही जवाब हो जाता है, यानी कि भारत और नेपाल देश के बीच बिजली सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं साथियों। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण 12 जनवरी 2024 को किया था? तो साथियों आकाश की अगर बात करें यानी कि आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था साथियों डीआरडीओ ने ओडिशा से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कहां पर किया है? साथियों गुवाहाटी में किया है। चलिए तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए तो राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन साथियों गुवाहाटी में किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में है साथियों बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों ब्लैक फॉरेस्ट इस पर्वत की, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? ये जर्मनी में है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो कब मनाया जाता है साथियों? 10 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान साथियों जो है ना वो कहां पर है बताइए? तो ये कहां पर है? ये कानपुर में है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो जो साथियों धान है ना, धान, ये एक खरीफ की फसल है। राइट आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा था? तो पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कैंडिला मात्रक है। तो साथियों कैंडिला की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों भी कुछ देर पहले मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था कि प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? तो 11 मई को मनाया जाता है साथियों। बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है कि 11 मई लिखा है, लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन आपके सामने ऐसा आ जाए कि 11 मई ना लिखा हो तो उसके आसपास की जो डेट लिखी हो उसको आप लगा देंगे। कुल मिला के वैसे 11 मई ही राइट आंसर होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसको हम लोग साथियों देख चुके हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें किरचॉफ का नियम साथियों किससे संबंधित है? तो ये तो उत्सर्जन और अवशोषण से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं साथियों? तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वाट होते हैं, जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, यानी कि उसकी समान गति होती है या समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है? तो साथियों समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा साथियों बताइए? तो इसका जल में भार क्या होगा? तो शून्य आप बताओगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है बताइए? तो साथियों नमा मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। सही जवाब आपका सी के साथ। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था बताइए? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था साथियों? गौतम ने प्रचारित किया था। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर है साथियों? ये दर्शन पर है। जो उपनिषद पुस्तक है ना ये दर्शन पर है। उसके बाद देखिए मालती माधव के लेखक कौन है बताइए? तो मालती माधव के लेखक कौन है साथियों? भवभूति है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त अगर आपका राइट आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए धर्म सभा के संस्थापक कौन है साथियों बताइए? तो राधा कांत की अगर बात करते हैं तो ये राधा कांत ही साथियों धर्म सभा के संस्थापक हैं, जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे बताइए?
तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे साथियों? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था साथियों वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे, बताइए। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम बिल्कुल सही है, बताइए। यानी कि पहले सबसे कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों कौन प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद साथियों इंदिरा गांधी बनी, बिल्कुल सही। और इंदिरा गांधी के बाद कौन बने साथियों प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई बने। और उसके बाद साथियों चौधरी चरण सिंह बने। तो कुल मिला के अगर बात करें 21-34 जो कूट होगा वो आपका सही हो जाएगा। 21-34 कूट होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या होगा साथियों, चलिए। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, या वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अगर बात करें साथियों, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत के किन किन संघ शासित केंद्रों में विधानसभा का अस्तित्व है, बताइए साथियों। तो कहां कहां है, दिल्ली में है, पुदुचेरी में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां से कैगा, कहां से कर्नाटक, यानी कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मंगल साथियों क्या है, बताइए। चलिए मंगला एक तरीके से अगर बात करें तो मंगला ये राजस्थान में एक तेल का कुआं है। क्या है साथियों, राजस्थान में एक तेल का कुआं है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो साथियों किसके द्वारा तैयार किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण यानी कि ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, भूमध्य रेखा के साथ जाएगी साथियों। भूमध्य रेखा यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ब्योफोर्ट स्केल का पर क्या दर्शाता है, बताइए। जो ब्योफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है साथियों, तो पवन की जो गति होती है ना, पवन की गति, ये ब्योफोर्ट स्केल पर दर्शाई जाती है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना साथियों किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर जिनका यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले साथियों कहां पर हुआ था, बताइए। तो ये सबसे पहले कहां पर हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वो है, तो बताइए भाई वो है क्या, वो है, चलिए। तो यहां पर अगर बात करें ध्वनि की तीव्रता आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है, तो ध्वनि की तीव्रता के मापन में डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को साथियों देखिएगा और अपनी तैयारी बेहतर कीजिएगा। और ये रीजनिंग के साथियों 10 ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें से देखिए साथियों आप कितने कर पाते हैं, 6 क्वेश्चन कर पाते हैं 10 में से, 7 या 8 या पूरे के पूरे 10 कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में वो आरेख आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर भाषाएं हैं, उसके अलावा भाषा एक है कि अंग्रेजी है और कन्नड़ है। तो साथियों ये अंग्रेजी भी भाषा है और कन्नड़ भी भाषा है, यानी कि अंग्रेजी और कन्नड़ ये दोनों साथियों भाषाएं के अंतर्गत आएगी। तो मान लेते हैं साथियों ये भाषाएं हो जाएंगी, इस भाषा के अंतर्गत ये अंग्रेजी एक भाषा आ जाएगी और कन्नड़ एक भाषा आ जाएगी।
तो ऐसा डायग्राम साथियों कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है? ऐसा ऑप्शन आपका डी में लग रहा है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, जो दिए हुए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है साथियों जो इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए अगर बात करते एस आई टी, क्या इसमें है? तो एस है, आई है, टी है, उसके बाद यू ए है साथियों। यू की अगर बात करें, यू मुझे नहीं दिख रहा है, यू यहाँ पर साथियों नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इसको देखते हैं साथियों, आर ए टी आई ओ एन, तो आर भी है, टी आई ओ एन भी है, ये तो बन सकता है। इसकी अगर बात करें एस टी, तो एस टी कहाँ पर है? एस टी आपका ये हो गया साथियों, और आर ए आई एन ये हो गया, ये भी बन सकता है। उसके अलावा डी वाले को जब हम साथियों देखते हैं तो ट्रेडिशन शन, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साथियों, टी आर ए डी आई, देख लो साथियों, तो टी आर ए डी आई आपका ये हो गया। तो कुल मिला के ये भी बन सकता है, तो नहीं बन सकता है ऑप्शन नंबर डी वाला, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों नहीं बनाया जा सकता है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों कि ऑप्शन नंबर ए वाला बन सकता है या नहीं बन सकता है, देख लेते हैं। पैरट, तो पी कहाँ गया साथियों? पी ये हो गया, ए ये हो गया, डबल आर कहाँ पर हो गया? आर ये हो गया साथियों, और एक आर ये हो गया, और ओ कहाँ पर हो गया? ये, और टी आपका ये हो गया, यानी कि ये वाला तो बन सकता है। नहीं बनाया जा सकता ये आपसे पूछा जा रहा है। एम ओ टी एच ई आर, तो साथियों एम ये हो गया, ओ ये हो गया, टी एच ई हो गया, और ई आर ये हो गया, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें सी वाले की, टी आर ए, तो टी ये हो गया साथियों, आर आपका ये हो गया, उसके अलावा आपका ए किधर गया? ए आपका ये हो गया, ठीक है ना, और यू एम ए, तो यू किधर गया साथियों? यू किधर गया? यू यहां पर नहीं है। अब नहीं पे है तो मैं कह सकता हूं साथियों ये वाला शब्द, ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है इन लेटर्स की मदद से। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है, तो ऊंचे नीड़ का संबंध क्या होगा? देखिए मधुमक्खी जो रहती है वो असल में छत्ते में रहती है, तो ऊंचे नीड़ में कौन रहता है? तोता, चिड़िया, गरुड़, या साथियों कबूतर, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ऐसे ही गरुड़ ऊंचे नीड़ में रहता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, और जल को रंग कहा जाए, और रंग को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? देखिए मछलियां कहाँ रहती हैं? मछलियां जल में रहती हैं, और यहाँ पर जल को बताया गया है रंग, तो कुल मिला के जल को जब रंग बताया गया है तो मछलियां कहाँ रहेंगी? जल, और जल का मतलब है रंग, और रंग आपका साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में किस अंक की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है, बताइए। चलिए देखिए 8 यहां पर है। अब क्या 8 की रिपीटेशन हुई है साथियों? अगर बात करें पुनरावृत्ति पहली बार हुई है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 8 की अगर बात करें साथियों, ये 8 यहां पर पुनरावृत्ति हुई है। 7 की अगर बात करते हैं साथियों, तो 7 कहां पर? 7 तो पुनरावृत्ति हुई ही नहीं है। 5 की अगर बात करें साथियों, तो 5 की पुनरावृत्ति ये यहां पर हो गई। उसके अलावा 6 की पुनरावृत्ति जो है ना वो 5 के बाद है, यानी कि अभी तक 5 की पुनरावृत्ति सबसे पहले है। 4 की अगर साथियों बात करें तो कुल मिला के 4 है ही नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 की अगर बात करें, 2 की भी बाद में है, 5 की भी बाद में है, तो कुल मिला के 5 ऐसी संख्या है कि इसकी पुनरावृत्ति पहली बार हुई है, तो 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन साथियों पता नहीं क्यों नहीं प्रिंट हो पाता है, ठीक है, टाइप हो पाता है। मैं यहाँ पर आपको बतला देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें गुणा की अगर बात करें, गुणा का मतलब है माइनस, यानी कि गुणा का अर्थ है माइनस। उसके अलावा अगर साथियों बात करें कि भाग, यहाँ पर साथियों भाग आ जाएगा, और भाग का मतलब जो बताया गया है वो प्लस बताया गया है, ठीक है ना। प्लस का मतलब जो बताया गया साथियों वो गुणा बताया गया। तो आपको साथियों इसको सॉल्व करना है, यानी कि 16 है, ठीक है, और मैं अगर बात बताऊं यहाँ पर साथियों 15 है। चलिए
यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर गुणा लिखा है, लेकिन गुणा का मतलब माइनस है तो गुणा की जगह पर हम माइनस लिखेंगे। भाग है, भाग की जगह पर प्लस लिखा है, भाग की जगह भाग का मतलब प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। प्लस का मतलब साथियों गुणा है तो यहाँ पर हम गुणा लिखेंगे। 5 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा, प्लस आपका 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि कुल मिला के 26 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और ऐसे कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर सबसे पहले 8 है, फिर 8 से 4 बना दिया गया, 4 से 6 बना दिया गया, 6 से 15 बना दिया गया, 15 से जो बनेगा वो यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद जो साथियों नंबर बनेगा वो 236.25 बनेगा। तो दिमाग लगाइए साथियों और बताइए कैसे इस सवाल को हल किया जा सकता है। देखिए, अगर हम 8 से 6 करने 2 घटा दें, ऐसे करके इसमें 2 घटा दें, ठीक है ना, तो कुछ मिला के ये लॉजिक लग नहीं रहा है, ये लॉजिक हटाओ। अगर देखिए 8 से ये 4 कैसे हो गया है और 4 से ये 6 कैसे हो गया है, बताइए जरा। देखिए, अगर हम इसकी 8 की गुणा कराएं ना 0.5 से तो 4 मिल जाएगा। कैसे गुणा कराएं साथियों, 8 की गुणा 5 से कराते हैं तो 8 पंजे 40 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के जब बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू एक तरीके से 4 ही हो जाएगी। अब इसकी अगर 4 से 6 कैसे बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से साथियों इसकी गुणा कराई गई है 1.5 से, यानी कि 1.5 से, यानी कि 15 की गुणा साथियों, सॉरी 1.5 की गुणा 4 से कराएंगे तो क्या 6 आएगा, 15 चौक होते हैं 60, कुल मिला के एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 6 आ जाएगा, वैल्यू इसकी 6 ही रहेगी। तो ऐसे 6 आया है। तो देखिए, आधे से गुणा कराई, फिर 1.5 से गुणा कराई, तो जाहिर सी बात है यहां पर 2.5 से गुणा कराएंगे। तो जब 6 की 2.5 से गुणा कराएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर बात करें 25 छंग आपके कितने होते हैं, 150 होते हैं, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहां पर साथियों 15 आ गया। तो अब आधे से गुणा कराई 4 आया, 1.5 से गुणा कराई तो 6 आया, 2.5 से गुणा कराई तो साथियों कितना आया, एक तरीके से 15 आया। तो मेरे हिसाब से अब यहां पर साथियों 15 की गुणा अगर 3.5 से हम कराए तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर है ये नंबर हमको साथियों मिल जाएगा। तो 15 की गुणा साथियों 3.5 से आप करा के देख लीजिए, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 15 3 आपका 45 हो जाएगा, 5 आ जाएगा साथियों और 525 हो जाएगा। एक नंबर के बाद है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि 52.5 साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा। क्या साथियों ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में हमें बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन इसको साथियों हम कंफर्म करने के लिए एक बार ये काम करेंगे कि इस नंबर की यानी कि 52.5 की गुणा अगर हम साथ देखिए आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, अगर हम साथियों अपने 52.5 की गुणा अगर 4.5 से कराएं और ये नंबर हमें मिल जाए 236.25 तो हमारा कंफर्म तरीके से यही आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, एक बार करा के देख लेते हैं। वैसे आंसर तो आपका हो ही गया, समझ लीजिए 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 1 26 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के 4 पंजे 20 और 1 आपका 21 हो जाएगा। देखिए 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। यानी कि अब अगर बात करें, देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, अच्छा एक नंबर नहीं, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो 236.25 आ रहा है बिल्कुल, यानी कि अब मुझे कंफर्म हो गया, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकोक्ति लोकोति ने क्या लिखा हुआ साथ, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त। देखिए ऐसे अगर आप पढ़ते जाएंगे ना तो पिछला भूलते चले जाएंगे। आप एक काम कीजिए साथियों कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये लोग हैं कुछ, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके कुछ हो सकता हो प्रश्न हो। तो हम देख लेते हैं साथियों, पहली लाइन में जो कहा गया है उतना तो कम से कम करिए आप, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो प्रीति ने ज्यादा अंक प्राप्त किए तो प्रीति साथियों आपके ऊपर आ जाएगी और राहुल आपके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, तो यमुना दिव्या अभी हमें नहीं पता, इसमें से नहीं है तो इसको स्किप कर दो। उसके बाद लिखा है साथियों लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, उसके बाद लिखा है राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। तो अभी हमें यहाँ पर राहुल के बारे में पता है तो हम इसको बना सकते हैं, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए।
तो राहुल ने ज्यादा अंक प्राप्त किए तो राहुल ऊपर आएगा और यमुना साथियों नीचे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। चलिए, तो मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, अब एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, हो चुका है। ठीक है ना, उसके अलावा अगर बात करें यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, यानी कि यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। और दिव्या के नीचे कौन है? मंजू है ना, मंजू है, बिल्कुल साथियों मंजू है, तो मंजू यहां पर आ जाएंगी। उसके बाद लिखा है लोकिता ने मंजू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो मंजू क्या लिखा हुआ है यहां पर? लोकिता ने मंजू से, अच्छा लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो मंजू से कम अंक प्राप्त किए लोकिता ने, तो लोकिता नीचे आ जाएंगी। ठीक है ना, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो मंजू ने, ठीक है ना, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो मंजू नीचे है। उसके बाद कहा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? साथियों लोकिता ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो लोकिता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, जो कि कौन से ऑप्शन में लोकिता है? ऑप्शन नंबर डी वाले में साथियों लोकिता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। सबसे पहले साथियों मैं आपको इसको करने से पहले एक आपको चीज कुछ बातें बता देता हूं। मान लीजिए आप बीच में यहां पर ये हैं, आपका ऊपर साथियों क्या होगा? आपका ऊपर हमेशा उत्तर कहलाएगा। नीचे की अगर बात करते हैं साथियों, नीचे क्या कहलाएगा? नीचे साथियों दक्षिण कहलाएगा। और इधर की तरफ आपका साथियों पूर्व कहलाएगा, और इधर की तरफ साथियों आपका क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कहा जाए कि इधर आपको मुड़ना है, या आपसे कहा जाए कि उत्तर पूर्व की तरफ चलिए, तो आप इधर को जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए पश्चिम उत्तर की तरफ चलिए, तो आप इधर को जाएंगे। बाकी ये भी समझ गए आप, ये भी समझ गए आप। अगर मान लीजिए साथियों आप जा रहे हैं इधर, आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़िए, तो आप इधर यहां पर हैं, 90 डिग्री दक्षिणावर्त कहा गया ना, तो आप ऐसे मुड़कर चलने लगेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए हो सकता हो ऐसे जाओ, और अगर आपसे कहा जाए 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़िए, तो सॉरी 45 डिग्री बाएं मुड़िए, तो देखिए अगर 90 डिग्री बाएं मुड़ने को कहते हैं तो आप ऐसे मुड़ते, लेकिन यहां पर 45 डिग्री बोला गया है, तो साथियों आपके किधर ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे करके, ये इतना, मतलब पूरा नहीं मुड़ेंगे। 90 डिग्री में पूरा मुड़ा जाता है भाई, 45 डिग्री में इतना आप मुड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको साथियों समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग यहां पर प्रश्न की तरफ। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, तो रवि मान लीजिए यहां पर है, पूर्व दिशा में रवि चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं ओर मुड़ता है। अच्छा बायां पता किधर होगा? बायां होगा इधर को। ठीक है ना, तो बायां 45, 90 कहता तो इधर मुड़ते, 45 कहेगा तो यहां पर मुड़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी साथियों वो यहां पर है। अब कहा गया है कि फिर 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ गया है, तो अभी वो यहां पर है। इसका 90 डिग्री दाएं कहेंगे साथियों, तो एकदम से इधर मोड़ देंगे, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अब वो साथियों इधर को जा रहा है, तो इस समय वह किस दिशा में जा रहा है? तो अगर बात करते हैं साथियों इस टाइम वो किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, और ये होता है साथियों पूरब, और ये होता है आपका दक्षिण, यानी कि पूरब दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो पूरब दक्षिण कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हो चुके हैं। अब मैथ के आपके सामने क्वेश्चन शुरू। इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूं। चलिए इसको पहले साथियों समझ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य ये 3 विषय हैं। इसमें 2004-5 से लेकर 2007-8 तक के सत्रों में छात्रों की संख्या को बताया गया है। ठीक है ना, इस स्तंभ में आरेख का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, इसको सबसे पहले मैंने जूम कर दिया है। अगर बात करते देखिए यहां पर अगर बात करें, चलिए अच्छा अब एक बात अगर बात करें, तो सबसे पहला वाला जो है ना ये कला वाला है, यानी कि ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये एक तरीके से कला के छात्रों की संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं 2004-5 में कला के छात्रों की संख्या कितनी थी, ये छात्रों की संख्या है, तो आप बताओगे 600। अगर मैं पूछूं साथियों 2006-7 में वाणिज्य वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो आप कितनी बताओगे? 300 बताओगे। तो अब उम्मीद करता हूं साथियों ये आरेख आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले प्रश्न की ओर बढ़िए, और देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कला में छात्रों की औसत संख्या, कला में छात्रों की औसत संख्या और वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या का अनुपात बताइए। यानी कि पहले जो कला में जितने टोटल छात्र हैं वो देख लो, और जो
वाणिज्य में टोटल छात्र हैं वो देख लो, फिर उनको साथियों कट कर दो, जो अनुपात आएगा वो आपका आंसर होगा। तो पहले कला के छात्रों का साथियों क्या निकालो, औसत निकालो। देखिए कला के छात्र कहाँ कहाँ हैं साथियों, एक बार देख लीजिए। तो कला के छात्र की अगर बात करें ये वाले, यानी कि ये कला के छात्र होंगे, ये 600, तो ये 600 हैं। सबसे पहले औसत निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, ये 550, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इनको जोड़िए, ये 550 साथियों, ठीक है। चलिए ये 550 हो गया, ये 700 हो गया, ठीक है ना, ये 700 हो गया। तो इसको एक काम करिए, जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 आपका 10 हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर 7 हो जाएगा, और कुल मिला के ये 5 5 10 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 और 7 कितना हो जाएगा साथियों, 17 7 आपका 24 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो ये आपका जो निकला है साथियों, ये कला का निकला है। क्या, कला का एक तरीके से ये योग निकला है। अब एक काम करिए, अब वाणिज्य का भी निकाल लीजिए। वाणिज्य का योग क्या है साथियों, वाणिज्य का ये अंत वाला है, जैसे कि ये 200 है, ये 200 हो जाएगा साथियों, ये 250 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका 300 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इनको एक बार साथियों देख लीजिए आप, 0 हो गया, 5 5 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा, 0 लग गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 5 5 8 9 10 हो गया। तो कुल मिला के यानी कि अब अगर बात करें साथियों, 250 और 1000 का आपको अनुपात बताना है। 250 और 1000 का आपको अनुपात बताना है। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएंगे, यानी कि 12:5 आपका। देखते हैं साथियों कि 12:5 ऑप्शन में कहीं पर है, अगर है तो साथियों वही आपका राइट आंसर है। तो बिल्कुल साथियों 12:5 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 2006-7 की तुलना में 2007-8 में विज्ञान के छात्रों में कितनी वृद्धि हुई थी साथियों, 2006-7 और 7-8। चलिए 2000 क्या क्या कहा गया साथियों, 2006-7 क्या क्या कहा गया साथियों, देख लेंगे। 2006-7 आपके कहाँ है, 2006-7 ये हो गया। 2007-8 कहाँ है, 2007-8 आपका ये हो गया। एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। चलिए 2006-7 आपका ये हो गया, 2007-8 आपका ये हो गया। कहा गया है कि इसमें जो विज्ञान के छात्र हैं ना, विज्ञान के छात्र ये बीच वाले, यानी कि ये 450 है, 500 है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है। देखिए पहले 2006-7 में 450 विज्ञान के छात्र थे, 2007-8 में 500 हो गए, यानी कि 50 की वृद्धि हुई। लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करा लेंगे, और 50 बड़ा है, किससे 50 बड़ा है, 450 से 50 बड़ा है, तो इससे भाग दे देंगे, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, यानी कि 100/9 आ जाएगा, ठीक है। 100 बटे क्या आ जाएगा साथियों, 9 आ जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, एक जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे साथियों, 9 एकम 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के 11.1% उसमें बढ़ोतरी होगी। देखते हैं कि 11.1% ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, 11.1% ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, यानी कि जो आदमी है वो 3 गुना बड़ा है, और जो पुत्र है उसका वो 1 गुना बड़ा है साथियों। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे लिखें तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि पिता और पुत्र, क्या पिता और पुत्र की जो आयु है ना, अगर पिता की आयु साथियों 3x है, तो पुत्र की आयु सिर्फ x होगी। यहाँ पर कहा गया है कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो वर्तमान समय पर साथियों पिता की आयु ये है, वर्तमान समय पर पुत्र की आयु ये है, लेकिन 10 वर्ष बाद साथियों क्या हो जाता है, 10 वर्ष बाद साथियों क्या हो जाता है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 10 वर्ष बाद अगर पिता की आयु में 10 वर्ष जोड़ दें, पुत्र की आयु में 10 वर्ष जोड़ दे साथियों, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता का अनुपात 2 हो जाएगा और पुत्र का आयु अनुपात 1 हो जाएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए। कहा जा रहा है उस आदमी की वर्तमान आयु क्या, देखिए वर्तमान आयु तो 3x है, तो x का मान निकाल लो और फिर उसकी गुणा 3 से करा दोगे साथियों, तो पिता की आपको वर्तमान आयु मालूम पड़ जाएगी। चलिए तो बस आपको साथियों इसको कैलकुलेट कराना है। 1 की इनसे गुणा करेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, तो 3x प्लस आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 2 की 1 से गुणा कराएंगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 10 गुना आपका 20 हो जाएगा। अगर बात करें साथियों देखिए 3x यहाँ पर लिखा हुआ है, 2x बराबर के उधर है, 2x बराबर के इधर आएगा तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, यानी कि 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, बराबर साथियों 20 है। अब ये बराबर के इधर को है 10, उधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
यानी कि x बराबर साथियों आपका क्या बचेगा 10 बचेगा। यानी कि साथियों पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 30 वर्ष और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी साथियों 10 वर्ष। तो पिता की आयु आपसे पूछी जा रही है तो आपका आंसर 30 वर्ष के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका आंसर कुल मिला के 30 है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कहा गया है 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार कर लेगी। यानी कि कुल मिला के साथियों आपसे कितने समय में, यानी कि समय आपसे पूछा जा रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल क्या होता है साथियों, यानी कि समय बराबर साथियों क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। चलिए अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि विपरीत, यानी कि एक मान लीजिए एक बंदा इधर से आ रहा है इसकी तरफ से और एक बंदा इधर से आ रहा है इसकी तरफ से, इसकी कुछ चाल है और इसकी कुछ चाल है, तो पता चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ दो साथियों चाल हो जाएगी। यहीं पर तो कहा गया विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ एक आदमी है और इधर साथियों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, वो एक चाल आपकी बन जाएगी, यानी कि 40 + 5 आपकी 45 बन जाएगी। दूरी क्या होगी साथियों, जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है ना वही आपकी दूरी हो जाएगी। चलिए वही आपकी दूरी हो जाएगी। तो 360 मीटर बटे 45 किलोमीटर चाल है। अच्छा अब यहां पर अगर बात करें आंसर देखिए जरा किस में आ रहा है, आंसर मीटर प्रति सेकंड यानी कि सेकंड में आ रहा है। तो ये तो साथियों एक तरीके से मीटर में है, इसको जरा आप समय को साथियों क्या चाल को आप क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में आप बदलेंगे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए साथियों आप क्या कर देंगे, साथियों किलोमीटर है ना ये, तो इसको 5/18 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5/18 से आप इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब अगर बात करें यहां से हम ये 18 गायब करें और ये 18 साथियों ऊपर चला जाएगा, तो अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट करना है और समय आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। 5 की अगर बात करते हैं साथियों, अगर यहां पर अगर बात करें देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा साथियों आपका 5 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 144 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको और साथियों कैलकुलेट करें ना तो 5 यहां पर आ जाएगा, 5 दूना आपका 14 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 14 है तो 4 जाएगा 44 हो जाएगा, 5 अट्ठे आपका साथियों 40 हो जाएगा। क्या बचेगा 4 बचेगा, तो मैं कह सकता हूं 28 सही 4/5 सेकंड समय आपका लगेगा। तो 28 सही 4/5 कहां पर लिखा हुआ है, 28 सही 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप कितनी है, 1:2:3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं साथियों x:2x:3x, ठीक है। चलिए चतुर्भुज के 3 कोण है ना, ठीक है, यदि इन तीनों का मान चौथे कोण के बराबर हो, ठीक है, यानी कि देखिए चतुर्भुज की बात की गई है साथियों तो 4 कोण चाहिए होंगे। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर चौथा कोण क्या है, अगर इन सबको जोड़ दोगे ना, यानी कि इन सबको जोड़ दोगे तो चौथा कोण मिल जाएगा हमको। तो पहला कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कोण कैसे मिलेगा, इनको जोड़ो जरा, 3 और 2 आपका 5x हो जाएगा, 1 6x हो जाएगा, ये आपका साथियों चौथे नंबर का कोण मिल गया। और आप सभी को मालूम है साथियों एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों इन सबको जोड़ोगे यानी कि चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यानी कि 1x + 2x ये दूसरे कोण की माप है, ये साथियों तीसरे कोण की माप है और ये चौथे कोण की माप है। यहां पर बताया गया है ना ये इन तीनों का मान चौथे कोण के बराबर है, तो इन तीनों का मान चौथे कोण के बराबर है, ठीक है। चलिए तो ये आपका 360 डिग्री के बराबर आएगा। इनको अगर साथियों करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 10 11 12, यानी कि 12x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 360 डिग्री आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा 360/12 आ जाएगा, 12 तिया आपका 36 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो निकलेगा वो साथियों 30 डिग्री निकलेगा। अच्छा पूछा क्या जा रहा है सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा कोण तो x है और x का मान क्या है 30 डिग्री आया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा
बड़ा कोण क्या है, तो 6x है, यानी कि 30 गुणा 6 आप कर देते और साथियों 6 × 18 यानी कि 180 डिग्री आप बता देते। तो कुल मिला के सबसे छोटा कोण पूछा गया है और सबसे छोटा कोण साथियों 30 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए सवाल तो छोटा सा है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सवाल समझ में ही नहीं आएगा, तो आंसर वो लोग क्या बता पाएंगे। तो इसको समझिए और एग्जाम में आए तो उससे पहले इसको सीख लीजिए। चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करते लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस गुणज से संख्या में 17% वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किस गुणज से संख्या में 17% वृद्धि होगी, यानी कि एक ये मान लीजिए वो संख्या मान लेते हैं, यानी कि इस संख्या में इसी संख्या का अगर 17% हम जोड़ देते हैं तो कितना कैसे क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं साथियों, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व आप करेंगे साथियों तो देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें इस 100 की गुणा 1 से हो जाएगी, यानी कि 100x प्लस आपका 17 की गुणा 1 से यानी कि 17x बटे क्या हो जाएगा साथियों, बटे आपका 100 हो जाएगा। 17x और 100x यानी कि कितना हो जाएगा, 117x हो जाएगा बटे आपका 100 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि साथियों अगर बात करें इस टाइप से आपका लग जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर साथियों बात करते हैं यहां पर हम लोग तो 1.17% साथियों वृद्धि हो जाएगी। और ऐसा साथियों कहां पर है, तो ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर ए को ए में आपको साथियों नजर आ रहा होगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, उसके बाद साथियों 20% घटा दिया गया, तो आपको बताने के व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत साथियों परिवर्तन होगा। देखिए पहले 20% बढ़ा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 20% घटा, तो जो बड़ा है वो तो प्लस में आएगा, जो घटा है वो माइनस में आएगा, ठीक है ना। जो बड़ा है वो प्लस में, जो घटा है वो माइनस में आ जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। 20 में से 20 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस जीरो से ये, इस जीरो से ये बचा के साथियों 2 दूना 4, प्लस का माइनस का यानी कि माइनस का आ जाएगा। 4% की माइनस का है ना, तो 4% की कमी होगी। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए मांगेराम प्रति महीने 565 अंडे बेचता है तथा 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ साथियों क्या होगा। देखिए एक महीने में वो 565 अंडे बेचता है और अगर वो मान लीजिए 65 अंडे बेचता है ना, 65 अंडे बेचता है तो जितने रुपए के 65 अंडे बेचता है उतने का उसको प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, कुछ नहीं कितने का प्रॉफिट होता है, कितने अंडों का प्रॉफिट होता है। एक तरीके से 65 अंडों का प्रॉफिट होता है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे साथियों। अब यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है कि 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहां पर आप पता क्या लिखेंगे, 565 माइनस 65 लिखेंगे, यानी कि नीचे आपका जो नंबर आएगा वो ये 65 घटा देंगे इन 565 में से, यानी कि अब ऊपर आपका हो जाएगा साथियों 6500 और नीचे आपका हो जाएगा साथियों 500। चलिए तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 कम 5 5 15 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 13% का साथियों लाभ होगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।